वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू शो। सर, ये तो हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सर, ये जो नई बात सामने आई है कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा और ये गुफ्तगू की जाएगी, शायद का लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि अभी उनका कोई पता नहीं लगता किस टाइम यू टर्न ले जाए, कि जी धांधली हुई है और इस हुकूमत के साथ गुफ्तगू ना की जाए और माशी सूरत को आगे ना लेके जाया जाए। गो कि उनकी तरदीदी स्टेटमेंट भी उनके लोगों की आ गई है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात बड़ी आया है कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF की साथ ही चलाना पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो उसका जामिन हो सकता है। इसमें कोई दो आरा नहीं है। पाकिस्तान जब गो बैक टू जून और आप देखेंगे कि IMF का प्रोग्राम पिछला नहीं हो रहा था, नवा रिव्यू नहीं कंप्लीट होता, रिजर्व्स $3 अरब से ड्रॉप करते हैं, रुपया जो है उसमें बेकदरी दिखाई देती है, डिफॉल्ट की सिचुएशन आती है। इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आज $8 अरब के ज़खायर की बड़ी वजह IMF के प्रोग्राम में जाना, यानी कि एक इंटरिम प्रोग्राम में 9 महीने के जाना है। अगला प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए करना जो कि 3 साल पर मुहित होगा, जिसमें एक बड़ा पैकेज लेना पड़ेगा और उन रिफॉर्म्स को उनसे एग्री करना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने IMF से डील किया है और वो इस बात को समझती हैं। मैंने जो PTI का भी अभी स्टांस देखा है तो उसमें कुछ नरमी आई है। PMLN वो पार्टी है जिसने 13-16 में इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया। वाहिद प्रोग्राम पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कंप्लीट किया है। 21 इनकम्प्लीट प्रोग्राम है। 13-16 was the only time पाकिस्तान completed a program। चूँकि मैं उस प्रोग्राम को कलीदी तौर पे एंकर कर रहा था उस टीम में, तो मुझे मालूम है कि हमने कितनी प्रोफेशनल सेटअप में वो प्रोग्राम चलाया, पॉलिटिकल सपोर्ट कितनी ज़्यादा थी उस वक्त उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि ये बात कि IMF के साथ रहना है ये अलहदा कर दी जाएगी और इसको चलाया जाएगा। IMF जो है 190 ममालिक मेंबरान हैं उसके, वो डील करता है विद द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, तो इसमें भी कोई दो आरा नहीं है। सो उन्होंने उन्हीं से डील करना है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इंटरिम सेटअप जो है वो फेड अवे कर जाए और एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगले 5 साल का मंसूबा लेकर उनके सामने जाए। अब इम्पॉर्टेंट बात जो है ये है कि क्या वो मंसूबा आपके पास है कि नहीं, क्योंकि अगर आप IMF के पास जाकर ये कहना चाहते हैं कि बताइए क्या करना है, तो बात तो फिर नहीं बनेगी। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि और इस तनाजुर में भी कि कुछ लोगों को शक है कि कैसा प्रोग्राम होगा, भारी पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। सो अपना पहले डायग्नोस्टिक कर लें। अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो सबको प्रेजेंट कर दें और बता दें कहाँ खड़े हैं। लेट्स टेक अ क्विक लुक। पाकिस्तान रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट करने जा रहा है इस साल 8,500 अरब का, 8,500 अरब रुपए का। ये 30-31 अरब डॉलर बनता है। ये अमाउंट बोरो होगा, इन्फ्लेशन आएगी पाकिस्तान में। 25% एवरेज इन्फ्लेशन है इस साल की। इलेक्ट्रिसिटी की जो नुकसानात हैं वो अपनी जगह हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सर्कुलर डेट के मसाइल अपनी जगह हैं, उसका बता दीजिए क्या करना है। फिर बता दीजिए कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को संभालने के लिए पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को कैसे ठीक करना है। अब अगर मैं इतने मुश्किल सवाल आपसे करूंगा तो इसके जवाब सीरियसली पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो इसके जवाब प्रिपेयर कर रही होंगी। अगर नहीं प्रिपेयर कर रही होंगी तो फिर आपको IMF पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो प्राइस चेंजेस करके, वो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट को फ्री करा के, वो पाकिस्तान की मॉनेटरी टाइटनिंग करके और पाकिस्तान के ऐसे टैक्सेस जिनका इजरा करना आसान हो वो लगाकर आपको आगे चलाएगा। आप स्ट्रक्चरल चीज़ें रखिए। आप कहिए कि नहीं, हमने टैक्स के निज़ाम में बेहतरी पैदा करनी है, इससे लोग टैक्स देने पे खुद राग़िब होंगे। आप कहिए कि हमने डॉक्टर डिस्कोर्स साहब, को बेचना है। हम जी सर इसमें भी बताइएगा कि ये हमें $24 बिलियन जून 2024 तक चाहिए, ये दुरुस्त है? जी, ये बात दुरुस्त है। ये बात ये है कि हमें इस साल $25 अरब करंट अकाउंट को शामिल करके 18-19 अरब डॉलर हमने वापस और रिप्रोफाइल करना है और बाकी 4-5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा है, ये हमें जमा करना है। पर ऐसी भी बात नहीं है, इसमें से जो 18 है उसमें से मेरे ख्याल है पहले 6-7 माह में 9 अरब डॉलर विद रिप्रोफाइलिंग हो गया है। अब जो इस वक्त बाकी आउटस्टैंडिंग है, $1.1 बिलियन IMF से लेना है। 3-4-5 अरब डॉलर बाकी मल्टीलैटरल और बायलैटरल फ्लोज के हैं, ये रकूम अभी रहती हैं। सो 25 अरब में से, क्योंकि 7 महीने गुजर चुके हैं,
फरवरी में बैठे हुए हैं, 8वें महीने में, तो काफ़ी रकम तो आ गई है, काफ़ी रीप्रोफाइलिंग हो गई है सऊदी अरेबिया की भी, यूएई की भी, चाइना की भी, पर बाकी अभी 4-5 अरब डॉलर आना है। कहीं आईएमएफ से डीरेल होंगे तो ये रकम आना स्लो हो जाएगी या बंद हो जाएगी। डॉक्टर साहब 8 अरब डॉलर के रिजर्व्स पे प्रेशर आएगा। हमने जो जी डॉक्टर साहब हमने जो माजी में देखा कि सिविल और अस्करी लीडरशिप एक पेज पे थी, एसआईएफसी बनाया गया और चीजें की गई और उसकी बड़ी कोशिशों से शहबाज शरीफ साहब की पर्सनल कोशिशों से, आर्मी चीफ साहब की कोशिशों से हम आईएमएफ के साथ चीजों को किसी नहज पे लेके गए। अब जब ये एक बड़ी सियासी जमात इस तरह की बात करेगी तो क्या आईएमएफ की निगोसिएशन में सियासी इस्तेहकाम का होना भी शर्त होती है? So I'm giving you a way out of this, right? आप एक प्रोग्राम अपना सामने रखिए और सबके सामने रख दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी सब उस पे उसको देख लें, सब एग्री तो नहीं करेंगी बट देख तो लेना, एटलीस्ट एस्टैब्लिशमेंट भी उसको देख ले। आपकी जुडिशरी जो है उससे भी रन थ्रू करा दें, बिकॉज ताकि कोई कबाते ना आए। जब सब सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सब ने देख लिया तो आपको जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये खद्दोखाल होने चाहिए, मालियाती खसारे को संभालना ऐसे है, मॉनेटरी टाइटनिंग ऐसे करनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हमारा बैरूनी खसारे हैं उनको ऐसे संभालना है। अब आईएमएफ के पास जाइए कि जी ये मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क है मेरा 3 साल का, अब आप मेरे बैंक हैं, आप बताइए कि क्या करना चाहते हैं आप मेरे साथ। वो आपको इसको टफर कंडीशंस भी करेंगे, वो आपको कहेंगे नहीं ये कर लें, बट देन यू हैव अ बार्गेनिंग पोजीशन। आपके अपने एक्सपर्ट्स अगर उनके 11 पीएचडी आ रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए ना कि कोई आप सेक्टोरल एक्सपर्ट्स, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, फाइनेंस, बजटिंग, मैक्रो इकोनॉमिस्ट कोई साथ रखिए ताकि वो उनको कन्विंस कर सकें। हम यही करते थे 2013 में, हम उनको कन्विंस करते थे कि भाई ये हम इस अपने मुल्क को आपसे बेहतर समझते हैं, ये काम कीजिए। हम खुद कहता हूं मैं, पाकिस्तान के टैक्स कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस हैं 2400 अरब के, ये आईएमएफ तो नहीं कह रहा मेरे दोस्त, ये हमने खुद अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है। तो मैं कहता हूं उसमें से 500 अरब उड़ा दीजिए। अब जब ये बात मैं करूंगा तो वो किसको जा रहे हैं? वो उन सेक्टर्स को जा रहे हैं जिनको नहीं जाने चाहिए। वो सब्सिडी में इनकम सपोर्ट डॉक्टर साहब चूंकि आपकी लोगों को बड़ी भी रिलीफ नजर है, मिलेगी। आपकी बड़ी नज़र है, एक तो मुझे बड़ा शॉर्ट सा इस पे कमेंट चाहिए कि कौन से वजीर ख़जाना जो हैं वो बेहतर हैं जो इस अगले प्रोग्राम को भी हैंडल कर सके, माशी मुश्किलात से निकाल भी सके, किसको क्या सजेस्ट करते हैं? और सियासी अगर एक सियासी बात साथ नहीं खड़ी होती, बाकी तो खड़ी हो जाएंगी सारी, बाकी की एक पेज पे हैं, तो हम इस मईशत के मसाइल से निकल सकते हैं बाहर। आप पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं? देखिए मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस बात पे कि वजीर खजाना चूज करना तो जो भी रूलिंग कोalition होगा वो उसका काम है, बट मैं एक बात क्लियर हूँ कि एक वजीर खजाना से भी बात नहीं बनेगी। आप कोई भी वजीर खजाना ले आए, बात यह कि एक वजीर खजाना उसके साथ टीम वो कौन सी लाता है। एक एनर्जी, गैस, पेट्रोलियम और पावर में नीचे टीम प्रोफेशनल क्या आती है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है, इन्वेस्टमेंट का चेयरपर्सन कौन हो, ये सारे लोग मैटर करेंगे। आईएमएफ का प्रोग्राम चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है पाकिस्तान में, कौन इंश्योर कर रहा है कि क्या डिफाइन हो रहा है प्रोग्राम, ये हैं चीजें करने वाली। ऑफ कोर्स उसमें वजीर खजाना का की रोल होगा, उसका पॉलिटिकल वेट भी होना चाहिए, उसका टेक्निकल वेट भी होना चाहिए, और वो प्रोग्राम को सिर्फ समझे नहीं बल्कि डिलीवर भी करे। बट जो चीफ कोऑर्डिनेशन है प्रोग्राम की वो तो एक फर्क चीज है, वो तो डे टू डे बेसिस पे होनी है, वीकली रिव्यू होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब बात यह है कि एक जमात तो ऑपोजिशन हमेशा होगी ना, सो ऑपोजिशन 190 मुल्कों में भी होती है जहां आईएमएफ जाता है। बांग्लादेश में आईएमएफ काम कर रहा है, बड़ा वन साइडेड इलेक्शन हुआ था पर काम कर रहा है। सो इस वक्त सबसे बड़ा ओनस, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जो गवर्नमेंट इनकम्बेंट आएगी, जो गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, और फिर क्या हम वो ये सारे काम इस तरह कर सकेंगे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आप वीक प्रेपरेशन के साथ आईएमएफ के पास जाएंगे तो आप यकीन रखिए, आप मुझे 6 महीने बाद इंटरव्यू कर लीजिएगा, बहुत भारी शराइत आएंगी, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की शराइत आएगी। ये पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी कंफर्टेबल नहीं होगी, और पाकिस्तान के जो डीप मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे, बिकॉज फिर आपने बताना है कि आप मसाइल को कैसे हल करना चाहते हैं। हर जगह पहुंचने का के 2 तरीके हैं, एक बम्पी राइड है, जीटी रोड से लीजिए लाहौर से और आप पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, एक कंफर्टेबल राइड है मोटरवे पे। इट इज योर चॉइस विच रोड यू टेक। आई एम नाउ टॉकिंग टू यू मच डीपर वे। एक तो है ना प्रोग्राम में जाना, आई थिंक एवरीवन एग्रीज, कोई ये नहीं कह सकता, बट प्रोग्राम के एंड पे सिर्फ ये बताइए कि कौन सा रूट हमें ज्यादा सूट करता है, मोटरवे या जीटी रोड, जैसे आपने टर्म्स यूज की? इट्स अ लॉन्गर रूट बट इट्स अ मोर कंफर्टेबल रूट,
اس پہ ڈسٹربنسز کم ہوگی, آپ اس سپیڈ کو مینٹین کریں. سپیڈ اگر آپ 120 کی مینٹین کریں گے, دیٹ مینس کہ آپ ریفارم ورک فوری طور پہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس سے کیا مطلب ہے؟ 120 کی سپیڈ کا مطلب ہے آئی پی پیز کے پاس جائیے, ری جی نیگوشیٹ کیجئے, ٹیرف سٹرکچر کو جی ٹھیک کیجئے, سرکولر ڈیٹ کی جی جتنی لیکیجز ہیں, اور میں ون بائی ون گنوا دوں گا, اس کو ٹھیک کیجئے. جی پاکستان کی جی سبسڈی کو ٹارگٹ کیجئے. انرجی سیکٹر 3 جی سال بعد مختلف دکھے گا. جی ٹھیک جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آپ نے ہمیں بتایا. ناظرین, بات ڈاکٹر صاحب کی بالکل ٹھیک ہے, صرف ایک وزیر خزانہ نہیں, ان کی پوری ٹیم کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اور ان کی ایفیشینٹ ٹیم ہی پاکستان کی معیشت کو اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام جو ہم لینے جا رہے ہیں مستقبل قریب میں, اس کو بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کر سکے گا. ناظرین, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.